अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है, हम वी श्याओ को देखते हैं जो कि एक क्लब में डांस कर रहा था। डांस के साथ साथ वो ड्रिंक कर रहा था और लड़कियों के साथ नाच रहा था। इधर जो उसकी मॉम और डैड थे वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि रात के 12:30 बज रहे हैं, अभी तक वी श्याओ घर नहीं आया है। वी चांगसे ने कहा, देखा मैंने कहा था कि बच्चे को अमेरिका मत भेजो, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारे बच्चे को तुम्हें एक ऊंची एजुकेशन देना है, जिसके कारण मुझे उसे अमेरिका भेजना पड़ा और अमेरिका जाकर एक नंबर का बिगड़ल बच्चा बनकर आया है, समझी। बचपन में कितना अच्छा लड़का था, लेकिन वो बिगड़ गया है। वो मेरी बात नहीं मानता है, मेरे ऊपर ज़ुबान चलाता है। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तब मुझसे ऐसे बात करता है जैसे कि मैं उसका बाप नहीं, वो मेरा बाप है। मैडम वी ने कहा, उसने मुझसे भी अच्छे से बात नहीं किया, अच्छे से बिहेव नहीं किया, पता नहीं उसे क्या हुआ है। फिर वी चांगसे ने कहा, उसे घर आने दो, उसकी टांगें नहीं तोड़ दिया ना तो मेरा नाम वी चांगसे नहीं। दादाजी दादी माँ की फ़ोटो को देख रहे थे। दादी माँ अब गुजर गई थी। दादी माँ का मरे हुए तकरीबन 15 साल हो चुके थे। जब वी शियाओ सिर्फ 5 साल का था तभी दादी माँ गुजर गया था। अब वी शियाओ 25 साल का हो चुका है। उन्होंने दादी माँ से कहा, पता है तुम्हें, वी शियाओ घर आ गया है। वी शियाओ बड़ा हो गया है, हैंडसम हो गया है, एडुकेटेड हो चुका है, लेकिन वो अपनी फादर की तरह एग्ज़ाम में फ़र्स्ट नहीं आया। वो ड्रिंक करता है, वो बाहर पंप में घूमने जाता है, लड़कियों को लेकर घूमता है और अपनी मॉम से और डैड से बदतमीज़ी से बात करता है। मुझे यकीन नहीं होता है कि ये वी चांगसे का बेटा है, ये मेरा खून है। मुझे यकीन नहीं होता है कि वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। वो मेरा खून ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो जैसा बच्चा हमारे घर में आएगा। कितनी बदतमीज़ है, बिज़नेस संभालने की तो दूर की बात, उसे तो बिज़नेस के बारे में कुछ पता भी नहीं है, पढ़ाई तो उसने किया ही नहीं। अगर तुम ज़िंदा होती तो ये देखकर दोबारा मर जाती। मुझे तो मर जाने का मन कर रहा है। इनकी आंसू मुझे देखने का मन नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? वी चांग से भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। न जाने वी श्याओ आएगा तो उसके साथ वो क्या करेगा। तभी अचानक से एक गाड़ी की हॉर्न की साउंड सुनकर जो हमारा ग्रैंडपा था वो दरवाजे के सामने आ गया। दरवाज़ा ओपन करके वी श्याओ अंदर आता है। वो बहुत नशे में धुन था, उसकी चिक्स पिंक हो चुकी थी। वो बौखला रहा था और कभी कभी अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए अंदर आ रहा था और बातें भी कर रहा था। वो लड़खड़ा रहा था। उसके पास एक ओमेगा गर्ल थी जो कि उसी के साथ ही आया था। वो उसका गर्लफ्रेंड था। ये देखकर वी चांगसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने कहा, क्या तुम वी फैमिली के बेटे हो? ये सुनकर वी श्याओ ने कहा, क्यों, आपको आपके बेटे के ऊपर शक हो रहा है क्या? फिर वी चांगसे उसके पास आ गया। वी चांगसे ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतना ड्रिंक करके घर के अंदर आए हो? तुम्हें पता नहीं हमारे घर में कुछ नियम है, कुछ कायदा कानून है। और तुमने तभी वी श्याओ ने अपने फादर से धमकी में बात करते हुए कहा, ए चुप, आवाज़ बिल्कुल नीचे, समझी। मैं तुम्हारा इकलौता बच्चा हूँ और आगे चलकर ये सारी प्रॉपर्टी ना मुझे मिलने वाली है। अगर तुम ज़्यादा बोले ना तो जब तुम बुढ़े बन जाओगे तब तुम्हें धक्के मार के और लात मार के इस घर से बाहर निकाल दूँगा, है ना बेबी। ये बोलकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड की फेस को पकड़ा। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, अंकल इसने बहुत ड्रिंक किया है, प्लीज़ इसकी बातों का कुछ माइंड मत कीजिए, क्या मैं इसे इसके कमरे में छोड़ दूँ? मैडम वी ने कहा, वी श्याओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? तुम इतने साल बाद हम में शामिल हुए हो, हमारे साथ आए हो, कहा तुम हमारे साथ डिनर करोगे, हमारे साथ बात करोगे, हमारे साथ रहोगे, लेकिन नहीं, तुम बस इतनी गंदी गंदी हरकतें करते फिर रहे हो। क्लब में जा रहे हो, पंप में जा रहे हो, डिस्को में जा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, लड़के घुमा रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो। तुम चाहते क्या हो? वी श्याओ ने कहा, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, अमेरिका में भी मैंने बहुत पैसे उड़ाया,
पता है ना, मैं अमेरिका में चार चार लड़कियों के साथ रहता था। यहाँ पर देसी लड़की ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ओमेगास भी अच्छी नहीं है, मेल ओमेगा तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ अमेरिकन्स बुलाने चाहिए। वी चांगसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने वी शिया को एक ज़ोर का थप्पड़ मारा, इतना ज़ोर का थप्पड़ जिससे घर की दीवारें कांप उठी। वी शियाओ बहुत ही गुस्से में अपनी फादर को देखते हुए कहा, आप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे मारा। वी चांगसे ने कहा, बदतमीज़ लड़के, तमीज़ नहीं है किसके सामने क्या बोलना चाहिए, किससे क्या पूछना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, और तुम मेरे काम में ही करते थे। तभी तो मैं बोलूँ, कितना पैसा तुमने उड़ाया है तो तुम फेल कैसे हो सकते हो। वी शाओ ने कहा, पिताजी, इसका बदला मैं एक दिन लूँगा। जो थप्पड़ आपने मुझे मारा है ना, उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला गया, जहाँ पर उसका गर्लफ्रेंड लिली खड़ी थी। उसने कहा, अब अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उसका दोस्त हूँ तो मैं चलती हूँ। वी चांगसे ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। ये बोलकर लिली चली गई वहाँ से। मैडम वी ने कहा, सुनिए। वी चांगसे ने कहा, देख लिया तुमने, अपने बच्चे को देख लिया, कैसा बच्चा बनकर आया है अमेरिका से। तुमने कहा था ना कि अमेरिका जाकर बिज़नेस सीख कर आएगा, ये मेरे बिज़नेस को डुबो देगा, समझे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा खून है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, समझे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। मैडम वी सोफे के ऊपर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो बहुत रो रहा था। ग्रैंडपा उसके पास आ गया। उसने कहा, बेटी मत रो। मैडम वी ने कहा, पिताजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वी शियाओ, जो कि बचपन में इतना मासूम था, छोटा सा था, वो इतना गंदा लड़का बन सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो मुझसे ऐसे गंदे से बात कर रहा है। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि हम उसका कोई है ही नहीं, हम उसका मॉम डैड है ही नहीं। ऐसा क्यों बात कर रहा है वो। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। इधर ग्रैंडपा ने समझाते हुए कहा, ठीक है, धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम उसे ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर मैडम वी ने कहा, मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। उनके पापा को बहुत बड़ा सदमा लगा है। बेटी की मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ गया है। मैं उनसे बात करता हूँ। ग्रैंडपा ने कहा, तुम जाओ, चांगसे से बात करो। और फिर मैडम वी चली गई अपने हस्बैंड के साथ बात करने के लिए रूम में, जहाँ पर उसका हस्बैंड स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर मैडम वी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। ना ही हम उसे अमेरिका में भेजते और ना ही वो ऐसा होता, वो तो बहुत मासूम था ना, छोटा सा था। फिर इधर वी चांगसे ने कहा, मेरी परवरिश अच्छी नहीं है। जब मैं उसे किसी के सामने लेकर जाऊंगा तब लोग मुझसे ये कहेंगे कि वी चांगसे का बच्चा वी चांगसे की तरह नहीं है, वो बदतमीज़ है, उसमें मेरा खून है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैडम वी ने कहा, आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाइए। इधर जो ग्रैंडपा था उन दोनों को कांच के बाहर से देख रहा था। वो ग्रैंड मदर की फ़ोटो के सामने आ गया। उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। वी शियाओ बहुत आगे बढ़ रहा है, वो इतना तकलीफ़ दे रहा है कि मेरा बेटा दिन ब दिन मरता जा रहा है। अमेरिका में जब होता है तब एक बार भी वो कॉल नहीं करता, और जब हम कॉल करते हैं बिज़ी हूँ बोलकर काट देते हैं। अब मुझे पता चला कि बिज़ी वो किस लिए था। हमको लगता था कि वो पढ़ाई करता है, लेकिन नहीं, वो पढ़ाई नहीं करता था, वहाँ पर वो कुछ और ही करता था। सीन कट होता है। हम इधर मो शुआनियों को देखते हैं, जो कि ऑफिस के सामने आ चुका था। उसने कहा, आज मेरा फर्स्ट ऑफिस है, पहला दिन, कल मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। बट मेरा फादर खुशी नहीं था। यहाँ पर एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर मो शुआनियों जाकर बोलता है कि मुझे एक जॉब मिल गई है। जहाँ पर मिस्टर मो ने कहा, जॉब मिला है, खजाना तो नहीं मिला है ना, इतना खुश मत हो जाओ, देखना किसी न किसी दिन तुम्हें जॉब से वो लोग निकाल देंगे, समझे। फिर इधर मो शुआनियों ने कहा, हाँ,
देखना, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा और पहली सैलरी ले जाकर उनकी मुंह पर मारूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि वो मुझसे प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं। मोशवानियों लिफ्ट के अंदर आ गया। जब वो लिफ्ट के अंदर आया तब उसने देखा कि एक ओमेगा जल्दी जल्दी में आ रही है लिफ्ट को पकड़ने में। तो मोशवानियों अपने हाथ को अंदर करता है और फिर लिफ्ट रुक जाता है। फिर वो ओमेगा अंदर आ जाती है। उसके पास एक बैग था, उसने कोट पहना हुआ था और वो वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। फिर उसने जो उसका जो बटन था वहाँ पर 5 नंबर बटन उसने प्रेस किया। तो उस ओमेगा ने पूछा, तुम्हें कौन से फ्लोर में जाना है? फिर मोशवानियों ने कहा, आपको कौन से फ्लोर में जाना है? फिर इधर जो हमारा वो ओमेगा थी उसने कहा, मुझे 5th फ्लोर में जाना है। मोशवानियों ने कहा, मुझे भी वही जाना है। फिर उस ओमेगा ने कहा, क्या तुम बहुत गुस्से में हो? मोशवानियों ने उस ओमेगा को देखते हुए कहा, नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ। हाँ। फिर ओमेगा ने कहा, तो तुम यहाँ पर जॉब करते हो क्या? मोशवानियों ने कहा, हाँ, कल ही मिला है जॉब। हाँ। फिर उस ओमेगा ने कहा, बॉस ने दिलाई? फिर मोशवानियों ने कहा, नहीं, वो तो आया ही नहीं, साला कमीना कहीं का, पता नहीं कहाँ कहाँ मर गया। हाँ, उसकी वजह से मेरी जॉब जा रही थी, पता है। मैनेजर ने मुझे बहुत मुश्किल से सिलेक्ट किया। एक बार ना वो हाथ में आ जाए ना, वो सीईओ है ना, खुद को समझता क्या है, कभी भी किसी दिन बंक मारता है। वो अचानक से ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैं आज नहीं आ सकता हूँ? मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एक बार मिल जाए मैं उसका मुंह तोड़ दूँगा। फिर उस ओमेगा ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें जॉब मैनेजर ने दिया है? मोशवानियों ने कहा, हाँ, उसने दिया है, साले के पैर पकड़ना पड़ा। फिर उस ओमेगा ने कहा, तो बहुत मुश्किल हुई होगी। मोशवानियों ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने, और ये सब कुछ ना उस सीईओ की वजह से हुआ है। अगर कल वो आ जाता ना तो मुझे उसके पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन वो फिर 5th फ्लोर आ गया, वो नीचे आ गया वो ओमेगा। उसने कहा, तुम नहीं आओगे? मोशवानियों ने कहा, ऑफ कोर्स। उसके बाद मोशवानियों भी ऑफिस के अंदर आ गया। मोशवानियों अंदर आते हुए कहा, क्या वो ओमेगा भी इसी ऑफिस में काम करता है? वो बहुत खूबसूरत थी। फिर वो निहू सिंह के पास आ गया। निहू सिंह ने कहा, हे मोशवानियों ने कहा, पता है आज क्या हुआ? निहू सिंह ने कहा, क्या हुआ? मोशवानियों ने कहा, आज लिफ्ट में मुझे एक कमाल की ओमेगा दिखा जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मनी मन मैं उसे दिल दे बैठा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि वो ये सुनकर निहू सिंह ने कहा, हाँ, ये सब छोड़ो, तुम्हें बॉस से मिला था ना, बॉस आ चुके हैं। फिर ये सुनकर मोशवानियों ने कहा, क्या बॉस आ चुके हैं? बॉस कब आए? बताओ ना। फिर निहू सिंह ने कहा, बॉस आ चुके हैं और तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। उन्होंने कहा, जब तुम आ जाओ तुम्हें अंदर भेज दूँ। अभी भी बोलकर गए वो मुझे। मोशवानियों ने कहा, मैं बाथरूम गया था ना, अब मैं भी जाता हूँ अपनी फ़ाइल लेकर। वो अपनी फ़ाइल को लेकर धीरे धीरे करके बॉस के रूम के सामने आ गया, जहाँ पर उसने रूम को ओपन किया और उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जो कि बॉस था वो पीछे की साइड घुमा हुआ था। फिर मोशवानियों को वो अंदर आने के लिए इशारा करता है और फिर मोशवानियों अंदर आ जाता है। मोशवानियों ने कहा, आप कल आए नहीं थे, मैंने इंटरव्यू दे दिया है और मुझे मैनेजर ने सिलेक्ट कर लिया है। आप क्यों नहीं आए? पता है मैं आपके लिए कब से इंतज़ार कर रहा था। मैं तो कह रहा था कि बॉस क्यों नहीं आए। फिर वो सामने मुड़ते हुए कहा, अच्छा, तुम ऐसा बोल रहे थे क्या? ये सुनकर मोशवानियों की होश उड़ गया और फिर वो वहाँ से भागने लगा। तभी उसकी बॉस ने कहा, ए, रुक जाओ। फिर मोशवानियों पीछे मुड़ते हुए कहा, ये तो वही लिफ्ट वाला ओमेगा है, मुझे पता नहीं था कि इस कंपनी का ओनर एक ओमेगा है। फिर वो पीछे मुड़ता है। फिर उसने कहा, इधर आओ। मोशवानियों उसके पास आ गया। फिर उसने कहा, अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मैं ठरकी हूँ, मैं कमीना हूँ, तो मेरे मुंह पर मुक्का मार दोगे, है ना? मोशवानियों ने कहा, मैं तो वो बस मजाक से बोल रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मेरी कोई औकात है क्या मैं आपकी मुंह पर मुक्का मारूँ इतनी सुंदर सी फेस पर? फिर उसने कहा, फ्लर्ट करना बंद करो, तुम लिफ्ट में ही सब बोल रहे थे ना? मोशवानियों ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिसल गया था। ये बोलकर वो नीचे बैठ गया और पैर को पकड़ लिया। फिर
उसने कहा, देखो, लान वांग जी के पैर पकड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर मो शुआन्यू ने कहा, मुझे पता है हांग वांग जुन, आप महान हो, प्लीज़ मुझे काम से मत निकालना। अब हम इस ओमेगा के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम लान वांग जी है। हांग वांग जुन एक छोटा सा फैमिली में इसका बर्थ हुआ है। ये अपनी पापा की एक लौता बेटा है जो कि एक मेल ओमेगा है, जिसका बचपन से सपना था कि वो एक डिज़ाइनिंग कंपनी में जॉब करेगा, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिला। लेकिन अपनी डिज़ाइन को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि उसका डिज़ाइनिंग करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए उसने खुद का ही कंपनी खोलने के बारे में सोचा। एक एक करके पाए पाए जोड़कर उसने एक छोटा सा कंपनी बनाया, लेकिन वो कंपनी ग्रो नहीं कर रहा था। इसीलिए उसने दूसरे कंपनी से कोलैब किया, जिन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उस पर इन्वेस्ट किया, और फिर धीरे धीरे करके उसने अपनी कंपनी को 30 रुपये से स्टार्ट करके आज 300 करोड़ में पहुंचा दिया है। और वो अभी इस कंपनी का ओनर है, जो कि छोटा सा एक कंपनी है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन शायद धीरे धीरे करके उसकी हाथ पकड़ के ये कंपनी बड़ा हो जाए। वो एक डिज़ाइनर कंपनी था, जो लोग डिज़ाइनिंग करते हैं। फिर मो शुआन्यू ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए, पता है 20 ठुकरे खाकर मुझे ये जॉब मिला है। फिर लान वांग जी ने कहा, तो तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए था कि तुम किससे बातें कर रहे हो। उससे बाद तुमने मुझे कहा कि तुम मेरे मुंह पर मुक्का मार दोगी, और ठरकी भी कहा। फिर मो शुआन्यू ने कहा, वो तो मेरे ज़बान स्लिप हो गया, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। फिर लान वांग जी ने कहा, ठीक है, उठ जाओ। वो उठ गया। फिर मो शुआन्यू को देखते हुए कहा, वांग जी ने कहा, वैसे तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए। तो तुम्हारा रियल नाम मो यिंग है ना? फिर उसने कहा, हाँ, मो यिंग है, सब लोग मुझे मो शुआन्यू बुलाते हैं। आप मुझे मो शुआन्यू, हाथी, घोड़ा, भैंस, कुछ भी बुला सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बुलाऊंगा, वैसे आज से तुम मेरा पीए हो, ठीक है ना? फिर मो शुआन्यू ने कहा, पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट? उसने कहा, हाँ, और जब भी मैं कहीं भी जाऊंगा, हर वक्त तुम मेरे साथ रहोगे, हर वक्त, समझे? मो शुआन्यू ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तो रेडी हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के क्लोज आ गया। फिर वांग जी ने उसकी सिर के ऊपर अपनी फिंगर को रखते हुए कहा, दूर रहो, अगर तुम ऊट पटंग हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें काम से निकाल भी सकता हूँ, समझे? फिर इधर मो शुआन्यू खड़ा हो गया। उसने ग्रीट करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपना काम दिल से करूँगा, और मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक काबिल इंसान बनकर दिखाऊंगा। ये सुनकर उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो कल से तुम मेरे साथ जा रहे हो। कल मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है एक इंसान के साथ, तो तुम मेरे साथ जा रहे हो, वहाँ पर हमारे पास के होटल में है, समझे? उसने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़रूर जाऊँगा आपके साथ। सीन कट होता है। इधर हम वी फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर वी चांग से ऑफिस के लिए निकल रहा था, और वो वी श्याओ को देखते हुए कहा, मेरे साथ ऑफिस चलो, तुम्हारे साथ ज़रूरी मीटिंग है, और आज हम सब मीटिंग में बैठने वाले हैं। वी श्याओ ने कहा, देखिए, मुझे जॉब करने का या फिर बिज़नेस करने का कोई शौक़ नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कंपनी में जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के लिए तो आप, ग्रैंडपा, सब लोग हैं ना। ये सुनकर वी चांगसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, वी श्याओ, अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो बहुत बुरा होगा। वी श्याओ ने कहा, ठीक है, बस आज का दिन। मैडम वी ने कहा, प्लीज़ बेटा, ऐसे मत करो, झगड़ा मत करो, वो तुम्हारा फादर है, प्लीज़ चले जाओ। वी श्याओ फाइनली मान गया और जाने के लिए तैयार हो गया। और फिर जहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं, ऑफिस में पहुंचते ही वो लोग बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा, वी चांग से, वी श्याओ और बाकी सारे कुछ क्लाइंट मेंबर्स मौजूद थे, जहाँ पर वो सब लोग मीटिंग के लिए बैठ चुके थे। वी चांग से ने कहा, वैन रोहान ने मुझे धमकी दिया है कि वो मेरे बिज़नेस को ख़रीदना चाहता है, क्योंकि उसका बेटा ज़िद कर रहा है बिज़नेस करने के लिए, और वो हमारी इतनी बड़ी डिज़ाइनिंग कंपनी को ख़रीदना चाहता है। ये सुनकर उसने कहा, ग्रैंडपा ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? फिर उसने कहा, वी चांगसे ने कहा, उसका बेटा बहुत काबिल है इसके लिए, और उसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बेटे के साथ बात करे, उसका बेटा मेरे बेटे के साथ बात करने आएगा। वो वी श्याओ को देखते हुए कहा। वी श्याओ अपने फ़ोन में ही बिज़ी था, और वो अपनी मोबाइल से उन
उन ओमेगास की फ़ोटोज़ को देख रहा था जो लोग हॉट हॉट ड्रेस पहने हुए थे और उनको सिलेक्ट कर रहा था आज रात के लिए। इधर वी चांगसे ने कहा, मैंने ये तय किया है कि वो लोग कल एक होटल में मीटिंग करेंगे, यहीं पास के एक होटल में। फिर ग्रैंडपा ने कहा, वी श्याओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वी श्याओ ने बस अनजाने में ही हाँ कह दिया। वी चांगसे ने कहा, मैं चाहता हूँ कि वी श्याओ से एक बार धमकाए ताकि वो दोबारा हमारी कंपनी को ख़रीदने के बारे में ना सोचे। ग्रैंडपा ने कहा, लेकिन वैन रोहान एक माफिया है, क्या तुम उसके साथ कर पाओगे? फिर वी चांगसे ने कहा, वही तो मैं वी श्याओ को बता रहा हूँ। वी श्याओ जो कि था, उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। उसने कहा, क्या है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप? वी चांगसे ने कहा, क्या तुम हमारी एक बातों को भी सुन रहे हो? वी श्याओ ने कहा, यह कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है और सुनने की ज़रूरत भी क्या है। कंपनी को खरीदना चाहता है तो बेच दो, और वैसे भी वो लोग हमें 300 करोड़ देने वाले हैं। वी चांगसे ने कहा, वी श्याओ क्या तुम्हारे पास 300 करोड़ और ये कंपनी सेम हो गया? वी श्याओ ने कहा, हाँ, 300 करोड़ में मैं पूरी ज़िंदगी भर ऐसो आराम से रह सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि 300 करोड़ में हमें ये कंपनी बेचना चाहिए। ये सुनकर वी चांगसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वी चांगसे ने कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, कल उस होटल में हम दोनों जाएंगे और जाकर उससे बात करेंगे और तुम साफ साफ बोल दोगे उसके बेटे को कि हम इस कंपनी को नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। वी श्याओ ने कहा, देखिए, मुझे बिज़नेस करने का कोई शौक़ नहीं है और वैसे भी आपका बिज़नेस आप समझो, आप मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? वी चांगसे ने कहा, क्योंकि भविष्य में इस बिज़नेस को तुम ही संभालोगे वी श्याओ। वी श्याओ ने कहा, मुझे ये बिज़नेस नहीं चाहिए, मुझे बस 300 करोड़ चाहिए। अगर आपने मुझे 300 करोड़ दे दिया तो बस मेरा लाइफ सेट हो गया। ये बोलकर वी श्याओ उस मीटिंग रूम से निकल गया, किसी को कुछ बिना बोलकर ही। वी चांगसे को उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ग्रैंडपा ने उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा।